बाबर, हुमायूं और अकबर, इन तीनों में सम्राट अकबर ही प्रथम नरेश था जिसका जन्म भी भारत की पवित्र भूमि पर ही हुआ था। अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह निसंकोच कहा जा सकता है कि उसका आकर्षण भी इस भूमि की ओर प्रथम दो नरेशों की अपेक्षा अधिक होना स्वाभाविक था। इधर परंपरा से यह रूढ़ि चली आई थी कि परास्त नरेश या विजयी नरेश दोनों ही भिन्न भिन्न जातियों के क्यों न हो, उनमें कन्याओं के आदान प्रदान में धर्म और जाति की बाधाएं इतिहास के किसी भी काल में नहीं हुई। इन्हीं दो कारणों को आगे रखकर अकबर ने राजपूत जाति में विवाह करने और राजा भारमल इत्यादि ने कन्या प्रदान करने में किसी किस्म का संकोच अनुभव नहीं किया। औरों की तो बात ही क्यों की जाए, स्वयं इन पंक्तियों के लेखक ने कई वर्षों पूर्व इसी संबंध में लिखे अपने किसी लेख में लिखा था कि आज के युग में जब हम अपनी अरुणा बहन को आसिफ अली के साथ विवाह कर लेने के कारण बधाई देकर उनके साहस की सराहना कर सकते हैं, तो फिर आम्बेर कुमारी तथा जोधाबाई की मर्त्सना उसी के समान किसी एक कारण को लेकर किस मुंह से कर सकते हैं। भूलना नहीं चाहिए कि अकबर के रनवास में उनकी राजपूत पत्नियों को व्रत उपवास रखने, अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करने इत्यादि पर किसी किस्म की बंदिश नहीं थी। और फिर जिस प्रकार हिंदू धर्म में अपनी कन्या को किसी यवन मलेच्छ या विधर्मी को ब्याह देना पाप में शुमार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस्लाम मजहब में भी किसी नारी को कलमा पढ़ाए बिना, मुसलमान बनाए बिना पत्नी रूप में ग्रहण कर लेना शरीयत के अनुसार कम गुनाह नहीं है। इन ऊपरी तर्कों के आधार पर ही हम तथा कथित प्रगतिशील लेखक या पाठक जब इतिहास पुस्तकों में अकबर और महाराणा प्रताप के प्रसंग पर आते हैं, तो अनायास ही हमारा मन कह उठता है कि अकबर और मानसी उस काल में भी महात्मा गांधी के समान हिंदू मुस्लिम ऐक्य के समर्थक थे। अतः युग पूर्व भले ही रहे हो, इसमें संदेह नहीं कि उनके विचार प्रगतिशील थे, और इधर महाराणा प्रताप के शौर्य, साहस और पराक्रम की प्रशंसा करते हुए भी यह मान बैठते हैं कि वह उनका सांप्रदायिक उन्माद मात्र था। प्रथम तो उस भरपूर सामंत युग में, जबकि स्वयं पूंजीवाद का भी उदय नहीं हुआ था, राष्ट्रीयवाद का उदय मान लेना, और वह भी केवल आंतर सांप्रदायिक विवाहों मात्र के आधार पर, अपने आप में एक ऐसी भयंकर त्रुटि है जिसकी आशा किसी सावधान प्रगतिशील विचारक से की ही नहीं जा सकती। साम्राज्य अशोक का भी था, साम्राज्य अकबर ने भी स्थापित किया था, तो क्या एकमात्र साम्राज्य के लक्षण को लेकर उस युग को साम्राज्यवादी युग की संज्ञा दी जा सकेगी? साम्राज्यवाद तो स्वयं पूंजीवाद की अंतिम और चरम विकसित अवस्था को ही कहा जा सकता है। सामंतिक साम्राज्य उस परिभाषा में आ ही नहीं सकता, और उसी प्रकार राष्ट्रवाद स्वयं ही पूंजीवाद का एक प्रकार से धर्म है। यानी जिस प्रकार सामंत युग में सामंत सत्ता का पोषण धार्मिक साधु संतों द्वारा होता है, उसी प्रकार पूंजी युग में पूंजी संपन्न लोगों के स्वार्थों को संरक्षण राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा प्राप्त होता है। अकबर और मानसी के युग में राष्ट्रवादी भावनाओं की कल्पना करना ठीक वैसी ही बात है जैसे माता के जन्म से पहले ही पुत्री के जन्म की कल्पना कर लेना। भारत में आकर स्वयं बाबर ने राणा सांगा के समान शत्रुओं से युद्ध करके इस बात का अनुभव प्राप्त कर लिया था कि भारत में एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान लेकर इस्लाम की जड़ें नहीं जमाई जा सकती। यहाँ के भोले और विश्वासी लोगों को तो अपन पे के दायरे में लेकर ही वश में किया जा सकता है। इसके सिवाय एक बात और भी थी, बाबर, हुमायूं और अकबर को इस्लाम के प्रसार से भी अधिक लालसा अपने पैर भारत में जमाने की थी। धर्म प्रसार तो उनके लिए गौण उद्देश्य था। ऐसी अवस्था में अकबर सरीखे चतुर शासक ने अगर इस मधुर मार्ग को अपनाया तो उसमें आश्चर्य जैसी बात ही क्या हो सकती है। और अब असल बात पर आइए। संप्रदाय या राष्ट्रवाद कुछ भी हो,
इन दोनों से ऊपर व्यक्ति का एक नैसर्गिक धर्म भी होता है। बल प्रधान युग में शेष सभी प्रवृत्तियों का संचालन उसी नैसर्गिक धर्म के आधार पर होता है। उसे आप चाहे तो वैयक्तिक धर्म कह लीजिए या पारिवारिक धर्म। उस धर्म की आधारशिलाएं व्यक्ति या परिवार के सामाजिक सम्मान या अपमान पर आधारित रहती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी मार्ग से गुजर रहे हैं। रास्ते में आपने देखा कि दो विद्यार्थी आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। आपने उन दोनों बालवीरों को एक दूसरे से छुड़ा तो दिया, परंतु आप देख रहे हैं कि उन दोनों का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। पता लगाने से मालूम हुआ कि इस लड़ाई का मूल कारण हिंदी वर्णमाला के 2 अक्षर मात्र थे, जिसका अर्थ हमारे समाज में सर्वव्याप्त सा है। अर्थात एक ने दूसरे को साला कह दिया था। समाज में प्रत्येक बहन का विवाहित भाई किसी का साला और किसी एक का बहनोई होता ही है। परंतु यह आरोप सुनकर आप भी यह कहे बिना नहीं रहेंगे कि वास्तव में जिसने अपने दूसरे सहपाठी को साला कहा वह अपराधी है। हमें पूछ लेने दीजिए कि क्यों। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को अन्य किसी व्यक्ति का जामाता या बहनोई होने की घोषणा करता है, तो उस घोषणा को सुनकर किसी को क्रोध क्यों आना चाहिए? जिस स्त्री या कन्या से वह व्यक्ति सच्चा या झूठा, गुप्त या प्रकट अपना संबंध जोड़ रहा है, उस संबंध से ही जब पिता या भाई को कुछ लेना देना नहीं, तो फिर उस अकारण क्रोध का कारण क्या है? जिस गुप्त या प्रकट संबंध की घोषणा वह कर रहा है, उसे सुनकर यदि उस स्त्री के पति को या उसके परिवार वालों को क्रोध आता है, तो उसको तो अकारण नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वैसे किसी गुप्त या प्रकट संबंध के कारण वैयक्तिक संपत्ति में भागीदारी लेने के लिए अपैतृक अंश के उपस्थित होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। परंतु किसी स्त्री या कन्या के पितृकुल को क्या? यदि पुत्री या बहन है तो किसी न किसी का ससुर या साला तो कहलाना ही है। उसमें फिर अ का साला या ससुर हुआ तो क्या और ब का हुआ तो क्या? परंतु असल बात यह है कि आदिम युग से ही मनुष्य जाति में अन्यान्य कुलों गिरोहों पर आक्रमण करके पराजित कुल की कन्याओं को हरण कर लाने की परिपाटी रही है। कन्याओं का हरण स्वयं अपने आप में पराजय के कलंक का प्रतीक और सूचक बन गया। राजाओं में भी पराजित नरेश की बहन या बेटी से ब्याह कर लेने की जो परिपाटी चली आ रही थी, वह भी उसी आदिम युगीन प्रथा की अवशेष थी। इतना ही नहीं, जनसाधारण तक में ब्याह के समय और उसके बाद भी बेटी का बाप अपने आप को दूल्हे के पिता से हेटा समझकर चलता है। उसका भी मूल कारण उसी प्राचीन युग की उन बर्बर प्रथाओं में मिलेगा। यह उपरोक्त विश्लेषण अप्रासंगिक नहीं है। इसकी आवश्यकता इस स्थल पर इसलिए पड़ गई कि बिना इस विश्लेषण के हम राणा प्रताप और सम्राट अकबर के बीच हुई हल्दी घाटी के घमासान युद्ध का बुद्धि संगत कारण प्राप्त करने में असमर्थ रहते। राजधानी भले ही कैलवा गांव की ही क्यों न हो, मेवाड़ के महाराणा के शासन में चाहे वे 360 पहाड़ी गांव ही क्यों न रह गए हो, जो भील मीना व गिरोसियों से अधिकांशतः अधिवसित थे, परंतु फिर भी महाराणा प्रताप राजस्थान भर की श्रद्धा और सम्मान के प्रमुख पात्र तो थे ही। हिंदुत्व और क्षत्रिय कुल के धर्म रक्षक के नाम से उनकी मानसिक पूजा घर घर में व्याप्त थी। महाराणा प्रताप ने सबसे पहले काम अपने राजत्व काल में यह किया कि जिन जिन नरेशों ने मुगल सम्राट या उसके कुल से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, उन सब का और उनके साथ साथ उन लोगों का भी जो वैसे नरेशों से रोटी बेटी का व्यवहार रखते हो, जातीय बहिष्कार घोषित कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो उस काल उस उद्घोषणा का मूल्य व्यवहारिक स्तर पर नगण्य के समान ही था, क्योंकि तत्कालीन अवस्था में प्रथम तो अधिकांश राजपूत आम्बेर और जोधपुर के महाराणाओं के शिविर की ओर अधिक आकर्षित थे। उन्हें उस दिशा में उन्नति और समृद्धि की आकांक्षाएं खींचे लिए जा रही थी। द्वितीय, महाराणा और उनके कुछ एक सहस्त्र साथियों का निवास उस समय
अरावल्ली की उन एकांत घाटियों में था जहां कदाचित ही किसी को आने जाने की आवश्यकता हो। इतना सब कुछ होते हुए भी जिस महत्वपूर्ण स्रोत से उस बहिष्कार और असहयोग का उद्गम हुआ था, वही सारी राजपूत जाति को चौंका देने के लिए पर्याप्त था। कारण राजपूतों का एक बहुदल आजीविकाओं के लोभ में पड़कर अकबर समर्थक क्यों न हो गया हो, उनके अपने ही मन की ग्लानि उनको अपनी ही नजरों में पतित समझने के लिए बाध्य अवश्य कर रही थी। आम्बेर के महाराजा मानसी उस समय सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व करते हुए शोलापुर के युद्ध में व्यस्त थे। महाराणा प्रताप द्वारा किए गए उनके और उनके समान अन्य राजपूतों के प्रति जातीय बहिष्कार की चर्चा रहते रहते उनके कानों तक भी पहुंची। पहले पहल तो उन्होंने उस चर्चा को अफवाह मात्र मानकर टालना चाहा, परंतु जब इस चर्चा की पुष्टि अनेकानेक स्रोतों से बार बार होती ही रही, तो फिर उनके पास इस बात के सिवा और कोई विकल्प न रहा कि वे अपने पक्ष के बहुदल की ओर संकेत करके राणा के इस बहिष्कार का मूल्य नगण्य के समान आंकने का दर्प दिखावे। मजलिसों की बातचीत में वे और उनके अन्य साथी नरेश या सामंत लोग इस बहिष्कार के प्रति कितनी ही उपेक्षा का भाव प्रदर्शित क्यों न करते रहे, उनके हृदय में मेवाड़ के राजघराने द्वारा उठाया गया यह कदम हर घड़ी कांटों की तरह सालता अवश्य था। अतः महाराजा मानसी जब शोलापुर से दिल्ली के लिए यात्रा कर रहे थे, उस अवसर पर उन्होंने महाराणा प्रताप से स्वयं मिलकर इस तथ्य के सच झूठ का परीक्षण करने का निर्णय किया।